नाज़रीन, अगले 72 घंटों के अंदर गजा का सीज फायर हो सकता है या फिर हम एक और बड़ी जंग की तरफ जो है वो चले जाएंगे। नेतन्याहू की ट्रंप के साथ दोबारा मुलाकात हुई है वाशिंगटन में। इस वक्त जो है वो बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं और दूसरी तरफ बात यह है कि अमेरिकी एम्पायर को फैसला करना है, ट्रंप इंतजामिया को फैसला करना है, क्योंकि अमेरिकी एम्पायर जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया अपने फैसले कर रही है और हम कई सेंचुरीज के बाद एक बड़ा बदलाव दुनिया में देख रहे हैं और बहुत सारी इस वक्त एक साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एशिया से लेकर अफ्रीका से लेकर अमेरिका से लेकर चाइना से मॉस्को तक हर तरफ जो है वो एक हंगामी सूरत हाल है। नाज़रीन, एक तो बड़ा अहम तरीन दौरा हो रहा है जो कि टर्निंग पॉइंट साबित होगा और इसका ताल्लुक भी नई दुनिया के साथ है, नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ है। फ्रांस के जो लीडर हैं, फ्रांस के जो सदर हैं, वो बरतानिया पहुंचे किंग चार्ल्स की दावत के ऊपर। 17 साल के बाद फ्रांस का कोई लीडर जो है वो बरतानिया पहुंचा है और फ्रांस के सदर ने जॉइंट हाउस से खिताब करते हुए फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की बात की है। बरतानिया के जॉइंट हाउस से खिताब करते हुए फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लें। और फ्रांस और बरतानिया का यह दौरा असल में अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस कम करने के लिए और खत्म करने के लिए यह हो रहा है। दो सबसे बड़ी ताकतें जो यूरोप की हैं, दो सबसे बड़ी नेशंस, वो इस वक्त करीब आ रही हैं। 17 साल के बाद किंग चार्ल्स की दावत के ऊपर यह दौरा हो रहा है और बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल वहां पर हुआ और बड़े अहम तरीन मुआहदे और आगे चीजें जब वो बढ़ रही हैं और उसका मकसद यह है कि एक इंडिपेंडेंट यूरोप और अमेरिका के ऊपर जो है इन्हिसार जो है उसको मुकम्मल तौर पर खत्म करना है। तो जाहिर है यही टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये जो सेटअप चल रहा है इस वक्त दुनिया में वो यही है कि यूरोप है अमेरिका के साथ और अमेरिकी लीडरशिप है और उसके मुताबिक दुनिया पर इक़्तिदार किया जा रहा है। लेकिन अब यूरोप खुद जो है वो इससे खतरा महसूस कर रहा है इस सेटअप से, तो वो एक अपने इक़्तिदार की या अपनी इंडिपेंडेंस की इस वक्त जो वो बात कर रहा है। दूसरी तरफ जो चीन के वज़ीर आज़म हैं जो ब्राजील में शरीक हुए ब्रिक्स के इजलास में, और वो ब्रिक्स का इजलास जिसमें तारीखी फैसले हुए हैं, जिसमें इस बात को इंडोर्स किया गया है कि डी डॉलराइजेशन होगी और अपनी करेंसीज के अंदर ट्रेड होगी। ये बहुत एक टर्निंग पॉइंट फैसला है। वैसे तो अब रोज हम कहते हैं ये टर्निंग पॉइंट है क्योंकि हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि जहां पर रोज तारीखी वाकयात हो रहे हैं, रोज वो वाकयात हो रहे हैं कि दुनिया एक नई दुनिया को जन्म दे रही है। तो ये जो करेंसीज का मामला है ये बहुत बड़ा मामला है और अमेरिका इसको रोकने के लिए जंगें भी करेगा। चीनी वजीर आजम ब्राजील से होकर वापसी पर चीन नहीं पहुंचे हैं, बल्कि एक और मुल्क के अंदर जो है वो लैंड कर गए हैं और वो लैंड किए हैं मिस्र के अंदर। चीन के वज़ीर आज़म इस वक्त मिस्र में हैं। ये बड़ा सिग्निफिकेंट दौरा हो रहा है और कई साल के बाद चीन के जो इस सतह के हाई ऑफिशियल हैं वो मिस्र लैंड किए हैं और टेक्नोलॉजी, एडवांस इक्विपमेंट्स, स्ट्रेटेजिक मुआहदे ये वहां पर जब डिस्कस हो रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा अहमियत इस वक्त मिडिल ईस्ट की है। और ईरान के जो वज़ीर खारजा हैं वो भी ब्राजील से सीधे जो है वो सऊदी अरेबिया लैंड कर चुके हैं और वहां पर उनकी मुलाकातें जब वो हो रही हैं और गजा का सीज फायर, न्यूक्लियर टॉक्स, आगे जंग, ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस हो रही हैं। और उधर क्या हुआ है कि यूक्रेन की जंग नाज़रीन बहुत खराब हो गई है और इतनी खराब हो गई है कि पिछले 24 घंटों के अंदर 1000 यूक्रेनी फौजी मारा गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हम किसी वीडियो गेम की बात नहीं कर रहे हैं। 1000 यूक्रेनी फौजी पिछले सिर्फ 24 घंटों के अंदर मारा गया है। इतनी ज्यादा वो जंग जो है वो खराब हो गई है, इतनी तेज हो गई है और ये खौफनाक है। ठीक है, ये खौफनाक है, कोई जो है वो जंगों को सपोर्ट नहीं कर सकता। और वहां पर भी आप देखिए ईरान का स्टांस यही है, तमाम इस्लामी दुनिया का स्टांस यही है कि यूक्रेन में भी जंगबंदी होनी चाहिए। लेकिन वहां पर जो नेटो का बिहेवियर है वो, और ईरान में भी ईरान ने कहा कि नेटो सपोर्ट कर रहा है हमारे ऊपर जो हमला, और जर्मनी ने शाबाश दी जो है वो इसराइल को कि तुमने बड़ा अच्छा हमला किया। और नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने ट्रंप को मुबारकबाद पेश की कि आपने बड़ा डिसाइसिव अटैक जो ईरान के ऊपर किया। तो वहां पर नेटो क्या कर रहा है कि वो रशिया से डायरेक्ट वॉर की तैयारी कर रहा है। यानी जो रशिया का कंसर्न है पिछले 30-40 सालों से, और उस पर बहुत बातचीत उन्होंने की, बहुत कन्वे करते रहे, उसको नहीं माना गया कि नेटो रशियन बॉर्डर्स की तरफ एक्सपैंड नहीं करेगा। तो जंग छिड़ गई, लेकिन अब भी नेटो यही कह रहा है कि वो आगे बढ़ेगा और रशिया को कंटेन करेगा। तो रशिया के एग्जिस्टेंस की लड़ाई है और उसमें मैदान जंग बना हुआ है यूक्रेन। और ज़ेलेंस्की जो है वो मतलब उसने अपने मुल्क को भी तबाह करवा दिया। ठीक है ना, इतना ज्यादा ह्यूमन लॉस हुआ है, इतना ज्यादा तबाही वहां पर है। बड़ा खूबसूरत तरीन मुल्क यूक्रेन और आधा तो उसके हाथ से निकल गया। और आगे
ये बिल्कुल वही वाकयात है नाज़रीन जो दूसरी आलमी जंग से पहले हो रहे थे। पहली और दूसरी आलमी जंग के दरमियान जो वाकयात हो रहे थे, जिस सतह के ऊपर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट छिड़े हुए थे, जिस सतह का क्राइसिस था, वो सारा इस वक्त हम देख रहे हैं। और ये बड़ी खौफनाक बात है कि यूरोप की जो सबसे बड़ी बंदरगाह है वो इस वक्त तैयारी कर रही है बाकायदा रशिया से जंग की। वहां पर किस तरह से लॉजिस्टिक सप्लाई, नेटो के लिए सारी सप्लाई को मैनेज करना है, सबसे बड़ी बंदरगाह जो वो तैयारी कर रही है। तो ये खौफनाक मामला है। आलमी जंग को आप रूल आउट नहीं कर सकते इस सारे माहौल के अंदर। तो ये तमाम वाकयात आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। दुनिया एक ऐसे चौराहे के ऊपर आकर खड़ी हो गई है जहां इजराइल के क्राइम्स ने दुनिया के जो सो कॉल्ड तहजीब थी, इखलाक था और ये कंसेंसस था कि भाई जहां भी जेनोसाइड होगी मुत्तफिका तौर पर उसको कंडेम किया जाएगा और उसको रोका जाएगा। यानी हर कॉन्फ्लिक्ट में एक दो एंगल होते हैं ना, एक कहता है मैं सही हूं, दूसरा कहता है मैं सही हूं। लेकिन दुनिया ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस बात को कंसेंसस किया कि जहां जहां जेनोसाइड होगी उसको बगैर किसी इस एंगल के कि ये सही है वो सही है उसको रोका जाएगा हर सूरत। तो जो कमजोरों की प्रोटेक्शन थी, जो सो कॉल्ड तहजीब थी, उस सब को जो है वो खत्म किया है इजरायली क्राइम्स ने, या फिर ये एहसास दिलाया है कि ये सारी चीजें कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, ये बस कागजों के अंदर थी। तो जब हम पिछली नाज़रीन सेंचुरीज के किस्से सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं कि वहां पर जब सेटलर कॉलोनीज आबाद की गई तो क्या क्या होलनाक जो वहां पर जुल्म है वो किए गए, और इतने जुल्म है कि रूह कांप जाती है। लेकिन कम से कम 21वीं सदी का जो इंसान है वो ये समझता था कि आज के दौर में कम से कम ऐसा नहीं हो सकता। आज के दौर में कम से कम हमने ऐसी बेहतर दुनिया बना ली है कि इंसान जो है वो इस तरह से इस सलूक के शिकार नहीं होंगे। लेकिन गजा ने वो वहम भी तोड़ दिया है जो इजराइल ने वहां पर क्राइम्स किए हैं। तो इस सारे वाकये से दुनिया की अकवाम को भी ये समझ आई है, खासकर जो दुनिया की कमजोर अकवाम है उनको भी ये समझ आई है कि वो सारी भी खतरे के अंदर है। उनको जो सिक्योरिटी गारंटीज दी गई हैं वो भी किसी मानी नहीं रखती हैं। जब वक्त आएगा तो वो सब भी निशाने के ऊपर होंगी। तो इसलिए अब तमाम मुल्कों में हलचल है और वो देख रहे हैं कि अपनी प्रोटेक्शन जो वो किस तरह से करनी है। तो हम एक ऐसी जगह के ऊपर नाज़रीन आकर खड़े हो गए हैं कि दुनिया ने फैसला करना है कि वो इसी रास्ते के ऊपर जारी रखेगी, क्या इसी तरह इंसान मरते रहेंगे और कुछ ताकतें जो हैं जिनका ना दीन है, ना मजहब है, ना कोई इखलाकियात है, जैसे प्यूटन ने कहा कि वो सिर्फ दौलत और इक्तदार के लिए लड़ते हैं और दुनिया में जंग और फसाद करवाते हैं, खुद कौन सा लड़ते हैं, सिर्फ लड़वाते हैं। तो क्या दुनिया ने उन ताकतों के शिकंजे में आगे चलना है या फिर जालिमों को पकड़कर सजा देनी है? दुनिया ने यह फैसला नाज़रीन करना है। और ओवरऑल हम एक ऐसे सिनेरियो में आकर खड़े हो गए हैं कि अचानक से सूरत हाल बेहतर भी हो सकती है, यानी अचानक से सीजफायर भी अनाउंस हो सकता है, ईरान के साथ टॉक्स भी कामयाब हो सकती हैं, तो कम से कम मिडिल ईस्ट के हद तक मामला थम जाएगा और फिर सबका तवज्जो होगी कि यूक्रेन का मामला जब किसी तरीके से हल करा जाए। इसकी भी पॉसिबिलिटी अभी तक एग्जिस्ट करती है। लेकिन ओवरऑल जो तमाम कंट्रीज हैं वो वर्स्ट सिनेरियो की तैयारी कर रहे हैं, यानी वो उम्मीद तो रखते हैं, एफर्ट्स भी कर रहे हैं कि ये हो जाए, लेकिन सब मुल्क जो है वो वर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि किसी को किसी के ऊपर एतबार नहीं है। इस दुनिया में अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो ये सिनेरियो इस वक्त हो गया, यानी अचानक वो भी हो सकता है जैसे ईरान पर जंग छिड़ गई तो अचानक ही हुआ ना, तो वो दोबारा भी हो सकता है। इस तरह की कोई भी जंग या ईरान की जंग दोबारा छिड़ सकती है, या फिर यह है कि सीजफायर भी हो सकता है। और सीजफायर की पॉसिबिलिटी अभी तक एग्जिस्ट करती है, चांसेस शायद कम है लेकिन एग्जिस्ट करती है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो स्टीव विटकॉफ जो है इसने अभी बयान जारी किया है कि सीज फायर जो है वो इस हफ्ते के आखिर तक हो जाएगा, यानी कि अगले 72 घंटों के अंदर सीज फायर हो जाएगा। ये स्टीव विटकॉफ अनाउंस कर रहा है और इसकी 2 घंटे नेतन्याहू के साथ मुलाकात हुई है। गाजा सीज फायर कुड हैपन बाय एंड ऑफ द वीक। अच्छा, अब ये होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। और इस सब के पीछे, इन सारे बयानात के पीछे क्या कोई और शैतानी मंसूबा तैयार हो रहा है? क्योंकि गजा के अंदर इस वक्त बमबारी हो रही है और आज फलस्तीनियों ने जो दुनिया के नाम पैगाम जारी किया है, वेयर इज द वर्ल्ड, पैलेस्टीनियन फेसिंग डेथ, स्टारवेशन, डिमांड एक्शंस। ठीक है, ये वहां फलस्तीन के साथ हो रहा है और गजा में हो रहा है। नेतन्याहू की कुछ देर पहले ट्रंप के साथ दोबारा मुलाकात हुई और ये बड़ा अनयूजुअल है और ये पहली बार है कि कोई गैर मुल्की जो सरबराह आया है ट्रंप के साथ इस तरह से मुलाकात कर रहा है। यानी कि कल के रोज भी मुलाकात हुई और आज दोबारा मुलाकात जो है वो उसकी ट्रंप के साथ हुई है। और आज मीडिया अलाउ नहीं था, बस एक तस्वीर जारी हुई और कब मुलाकात शुरू हुई, कब खत्म हुई, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो आज दोबारा मुलाकात। तो एक बात तय है कि कुछ बहुत बड़ा प्लान हो रहा है, कुछ बहुत बड़ा
ईरान जंग हो सकती है या सीज फायर, यानी मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस हैं। वहां का मीडिया यह भी डिस्कस कर रहा है कि ट्रंप प्रेशराइज कर रहा है नेतन्याहू को सीज फायर के हवाले से, कोई कुछ कह रहा है। तो यह बात यह है कि कोई इख्तलाफ नहीं है, नेतन्याहू और ट्रंप में कोई इख्तलाफ नहीं है, ठीक है ना। ये मीडिया के बस स्पेकुलेशंस हैं। अलबत्ता ट्रंप के ऊपर दबाव जरूर है, सीज फायर के हवाले से ट्रंप पर दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन इख्तलाफ नेतन्याहू के साथ कोई नहीं है। और वो बस ये देख रहे हैं कि क्या जंग को रोककर ये नॉर्मलाइजेशन करनी है या किस तरह से इजराइल को कैसे फेवर देनी है, बस वो ये सोच रहे हैं। अलबत्ता ट्रंप के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है, वो मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूं कि ट्रंप जो है वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकता है और डूबती कश्ती में वो सवार होगा, इससे ज्यादा उसको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अल जजीरा की 2 हेडलाइंस देखिए कि नेतन्याहू वहां पर क्या प्लानिंग कर रहा है। इजराइल सिग्नल्स प्लान्स फॉर ऑक्यूपेशन ऑफ गाजा इन लॉन्ग टर्म। ये एक्स इजरायली एनवाय जो है वो कह रहा है, अल जजीरा को इंटरव्यू दे रहा है कि इजराइल लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन का इरादा रखता है। तो नेतन्याहू स्टीव विटकॉफ तो कह रहा है कि हफ्ते के एंड तक सीज फायर हो जाएगा। तो इसलिए पसे पर्दा क्या नए मंसूबे हैं वो वक्त बताएगा। रिवायती तौर पर यह है कि इजराइल और अमेरिका ना ही फलस्तीनी रियासत के लिए तैयार हैं, ना ही गजा के सीज फायर के लिए तैयार हैं, और ये ट्रंप की बस मजबूरी होगी जिसमें वो सीज फायर की तरफ जाना पड़ेगा, और वो दबाव है। नेतन्याहू इंसिस्ट कर रहा है कि गजा को कंट्रोल किया जाए, ऑक्यूपाई किया जाए, और ह्यूमैनिटेरियन सिटी जो वो नाम ले रहे हैं कि रफा में ह्यूमैनिटेरियन सिटी, इनकी डिक्शनरी में, इनकी तारीख में भी ह्यूमैनिटेरियन का नाम है सही, तो ह्यूमैनिटेरियन सिटी जो है वो बनाया जाएगा ताकि इसको जवाब बनाकर इजराइल अपना स्टे जो है वो गजा में प्रलॉन्ग कर सके। नेतन्याहू डिड नॉट केयर व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग इन रिस्पॉन्स टू द प्रपोजल। देयर इज नो वर्ल्ड, असल में कोई दुनिया एग्जिस्ट करती नहीं जो नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर डाल सके। देयर इज ओनली वॉशिंगटन एंड देयर इज ओनली ट्रंप। दुनिया एग्जिस्ट करती नहीं है नेतन्याहू के लिए, दैट इज ओनली वॉशिंगटन एंड दैट इज ओनली ट्रंप। जो अगर कोई मनवाना चाहे तो वो मनवा सकता है। इजराइल वांट्स टू मेंटेन कंट्रोल ओवर राफा टू इंप्लीमेंट द ट्रंप प्लान। तो ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये दोनों तरफा की चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं। हैरेड्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि यूएस पोरिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन मिलिट्री एड टू इजराइल। ट्रंप जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स इजराइल को दे रहा है। तो अमेरिकन के साथ ये आज ही रिपोर्ट जारी हुई है, तो अब वहां पर जब ये रिपोर्ट अमेरिका के सोशल मीडिया की जिन्नत बनेगी तो फिर अमेरिकन पूछेंगे कि ये अमेरिका फर्स्ट है या इजराइल फर्स्ट है। अच्छा, अब जो भी ट्रंप ने फैसला करना है, मैं आपको बता दूं कि जो ये सोच रहे हैं ना कि यहां ग्रेटर इजराइल बन जाएगा या अमेरिकी और इजरायली डोमिनेंस रहेगी, ये गलत फहमी का शिकार है। और अमेरिका का जो एम्पायर है वो डिक्लाइन की तरफ इस तरह जा रहा है कि हम विजिबली देख सकते हैं कि हां वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। यानी वो चीजें अब हमारे आंखों के सामने रूनुमा हो रही हैं, जिसमें ब्रिक्स का राइज है, जिसमें नई करेंसीज हैं। इस वक्त अगर आप नोट करें तो दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो अमेरिका की मर्जी के साथ हो रही है या अमेरिका इंपोज कर सका है, सिवाय इसके कि गजा में बच्चे मर रहे हैं, इसके अलावा कोई अमेरिका ने कुछ अचीव किया है या कौमें जो है वो उसकी लाइन में चल रही हैं? भाई ब्रिक्स खड़ी हो गई, उसने कहा हमें कोई दुनिया में बादशाह नहीं चाहिए, दुनिया में ये बादशाह वाला निजाम नहीं चलेगा। ये ब्रिक्स की जवाब है ट्रंप को। तो दुनिया आपस में राब्ते कर रही है, मुलाकातें कर रही है, अलायंसेस बना रही है, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। मलेशिया ने $12 बिलियन एयर फ्रांस से खरीद लिए हैं, जो डील की है। तो अमेरिका सिर्फ क्या कर रहा है, उसकी सिर्फ यही वो कर सका है कि वो गजा में बच्चों को मार रहा है नेतन्याहू के जरिए, और दुनिया में उसकी कौन सी चीज चल रही है इस वक्त मुझे बताएं। तो ट्रंप ने जो है वो अपने आप को, एक तो उसकी पॉपुलैरिटी तेजी के साथ उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, वो अपनी सदारत भी खतरे में डालेगा, और अमेरिकी एम्पायर तो वैसे भी डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो उसने फैसला करना है कि उसने डूबती कश्ती में सवार होना है या अभी कोई सेंसिबल और लॉजिकल फैसले करने हैं, तो ये उसके ऊपर हम छोड़ देते हैं। अच्छा, बात यह है कि दुनिया तो अब नहीं रुकने वाली है, ये मैं आपको बता दूं। एक नेचुरल, प्यूटन ने कहा ना कि नेचुरल फिनोमेना है, ये तुलुए आफ्ताब है जिसको कोई रोक नहीं सकता। अब मैं आपके सामने वो चीजें रखता हूं कि ट्रंप के ऊपर दबाव कितना ज्यादा है। उसको नजर आ रहा है कि ये एम्पायर किस तरह डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। फ्रांस और बर्तानिया बहुत इसको हिस्टोरिक द्वारा आप कह सकते हैं, एक टर्निंग पॉइंट द्वारा, और वो रिजल्ट आपके सामने नजर आ रहा है जिसकी हम पिछले कई महीनों से बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट यूरोप का इमरजेंस होगा। अमेरिका के ऊपर यूरोप दोबारा ट्रस्ट नहीं करने वाला है, जो कुछ ट्रंप ने यूरोप के साथ किया है, और यूरोप इंडिपेंडेंटली इमर्ज होगा और उसके बहुत बड़े असरात होंगे। अच्छा, तो अमेरिका की डिपेंडेंस से दूर ये फैसले यहां पर हो रहे हैं। 17 साल के बाद फ्रांस का कोई लीडर जो है वो बर्तानिया पहुंचा है। 2008 के बाद ये पहला दौरा हो रहा है, और इनवाइट किसने किया? किंग चार्ल्स ने। और इसको आप नोट करें, किंग चार्ल्स है वो भी कनाडा से होकर आए हैं,
उनकी जो पार्लियामेंट है उसके जो पहला सेशन था उससे खिताब करके आए। तो किंग चार्ल्स यानी वहां, और चूंकि कनाडा भी तो बर्तानिया ही की कॉलोनी था ना, तो किंग चार्ल्स यानी वो उस अंदाज में चीजों को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। किंग चार्ल्स आपको इस वक्त मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं, और कनाडा के हवाले से यह भी बात चल रही है कि वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाए। तो ये जो फ्रांस के सदर को बुलाया गया है, ये भी किंग चार्ल्स की दावत के ऊपर वो आए हैं, ठीक है। और फिर जो उनकी प्रेजेंटेशन थी, जो इस्तकबाल था, जो ड्रेस, एक ठीक है ना, वो उसी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है। अच्छा, इसका जो वाज़ेह मकसद है वो ये है कि अब दोनों कौमें जो है वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाए, एक दूसरे के साथ मिलकर चले। अमेरिका जो है वो एक वक्त में दोनों की कॉलोनी था, ये भी आप हिस्ट्री में देखें ना कि दोनों की कॉलोनी था, और फ्रांस और बर्तानिया ने आपस में बहुत सारी इनके जंगें और इस तरह से मामलात, इनकी हिस्ट्री जो है ना आपस में काफी लड़ाइयां, क्योंकि बर्तानिया एक बड़ी पावर था और फ्रांस एक बड़ी पावर था, तो दोनों में एक कशमकश चलती रही कि कौन ज्यादा इक्तदार हासिल करेगा। तो आपस में इनके बड़े मामला चलते रहे, और दुनिया के हवाले से इनकी तारीख कोई अच्छी नहीं है, बड़ी हॉरिफिक स्टोरीज हैं। अफ्रीका से लेकर एशिया तक जो उनकी जुल्म की दास्तानें हैं, वो जख्म आज तक भरे नहीं हैं। अफ्रीका में अभी तक जख्म भरे नहीं है और एशिया में भी नहीं भरे हैं। और अगर आप नोट करें तो इस वक्त की जो सारी जंगें हैं, दैट गो बैक टू ब्रिटिश इरा। फलस्तीन का मामला ब्रिटिश इरा, जनूबी एशिया में इश्यूज ब्रिटिश इरा। अब दुनिया के बड़े बड़े मसले उठाकर देख लें तो वो ब्रिटिश इरा ही तक जाते हैं, ठीक है ना। तो दुनिया के हवाले से इनकी कोई तारीख जो अच्छी नहीं है, लेकिन अब ये दोनों मुल्क जो हैं अपनी इकॉनमी के हवाले से, अपनी सोसाइटी के हवाले से, अपने एक इक्तदार जो उनको दुनिया में हासिल है पिछली कई सेंचुरी से, उस हवाले से अब ये काफी ज्यादा यानी स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस बात को देख रहे हैं कि वो कैसे दोबारा इंडिपेंडेंट पावर्स के तौर पर अमेरिका से हटकर जब वो इमर्ज कर सकते हैं। इनको अपना इमेज बेहतर करना है और तमाम रीजन से जाकर बात करनी है। यानी इंडिपेंडेंट यूरोप का क्या फायदा होगा कि वो तमाम रीजन से जाकर बात करेंगे। अब देखिए, वो आसियान से बात कर रहे हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया के मालिक हैं, मिडिल ईस्ट से अलग से बात कर रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी डिमांड यह है कि फलस्तीन, उनके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन मिडिल ईस्ट है, और मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा इशू क्या है? फलस्तीन। तो जो फ्रांस के सदर हैं, उन्होंने जो ज्वाइंट सेशन से खिताब किया है, उसमें उन्होंने फलस्तीनी रियासत को, दो उनके मुद्दे थे, फलस्तीनी रियासत और ये कि अमेरिका से हमने अब डिपेंडेंट नहीं होना। यूके एंड फ्रांस मस्ट एंड डिपेंडेंसी ऑन यूएस एंड चाइना, मैक्रोन वांट्स। यानी वो खुलकर इस बात को अब कह रहे हैं। ये मामूली चीज नहीं है कि फ्रांस और बर्तानिया खुलकर कह रहा है कि अमेरिका से अब हमें। किंग एंड मैक्रोन टोस्ट एवर क्लोजर यूके फ्रांस टाइज एट स्टेट बैंक्वेट। मैक्रोन अर्ज यूके टू वर्क विद फ्रांस टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट, called for British support to recognize the Palestinian state in a rare address to both houses of British Parliament, celebrated the return of the closer ties between France and Britannia, UK, and two countries must work together to end the excessive dependence on United States। मतलब पूरा वहां पर एक एनवायरमेंट है कि फ्रांस और बर्तानिया, और कई सेंचुरीज के इनके आपस में रिलेशंस हैं, कई सेंचुरीज के, और उसमें बहुत कुछ है। तो वो कह रहे हैं कि रिटर्न ऑफ द फ्रांस एंड ब्रिटेन हो रहा है उनके ताल्लुकात का। फ्रांस एंड मैक्रोन कॉल्स फॉर यूके टू सपोर्ट ऑन गाजा, अनकंडीशनल सीजफायर गाजा में होना चाहिए, ये उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बात की। रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीनियन स्टेट इज द ओनली पाथ टू पीस। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि सब इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि अगर फलस्तीनी रियासत या फलस्तीनियों को राइट्स नहीं मिलते तो फिर यह बात तय है कि यहां पर जंगे ही जंगे हैं, कोई पीस नहीं है। विद गाजा इन रियून, गाजा को तबाह कर दिया, और वेस्ट बैंक जो है वहां पर डेली बेसिस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। द पर्सपेक्टिव ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट हैज नेवर बीन एट रिस्क एज इट इज नाउ, कि कभी फलस्तीनी रियासत इतनी खतरे में नहीं थी। मतलब देखना, वो पूरी लैंड ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं। द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन इज द ओनली वे टू बिल्ड पीस एंड स्टेबिलिटी फॉर ऑल इन द रीजन। सबके लिए अमन का एक ही रास्ता है कि फलस्तीनियों के लिए रियासत बनाई जाए। और ये यानी कि किंग चार्ल्स ने उनको मदऊ किया पैलेस के अंदर, और रॉयल फैमिली और वो सारे, और उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ समिट जो है वो उनका होने जा रहा है थर्सडे को। तो अभी वो बर्तानिया ही में क्या करेंगे। अच्छा, तो ये एक तरफ ये चीज है, यानी अब अमेरिकन देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं हम अमेरिका से हटकर अपने फैसले करेंगे। तो ये अमेरिकी एम्पायर का वाज़ेह डिक्लाइन है। अगर देखिए, यूरोप स्टांस ले रहा है फलस्तीन को तस्लीम करने पर और गजा के सीज फायर पर,
और इस वजह से वो कह रहा है कि अब हम अपने फैसले करेंगे। अब भाई अमेरिका हमारी को बात सुन ही नहीं रहा, और मिडिल ईस्ट की जंगों से सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज तो हमारे पास आएंगे, तो हम तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका हमारी बात नहीं सुन रहा। तो अमेरिकन इसको देख रहे हैं, ये जो इतनी बड़ी तब्दीली यूरोप में आ रही, तो दुनिया इस अंदाज में आगे बढ़ रही है। और अमेरिका और इजराइल सोचते हैं कि वो गजा के बच्चों को मारकर अपनी तसल्लुत दुनिया पर कायम कर लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। अब दूसरी बड़ी खबर देखिए कि ब्राजील से सीधे चाइना के प्राइम मिनिस्टर मिस्र पहुंचे, और चाइना का एक एक दौरा, एक एक स्टेटमेंट बहुत मानी रखती है। और चाइना कई दहाइयों तक उसका फोकस सिर्फ इकोनॉमी रहा है, लेकिन अब इकोनॉमी नहीं है, बल्कि अब स्ट्रेटेजिक हवालों से उनके वो दुनिया के साथ ताल्लुकात अपने बढ़ा रहे हैं, और मिस्र और चीन बहुत करीब आ रहे हैं। मिस्र की एक तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, फिर मिस्र की बहुत पुरानी तहजीब है और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उनकी बहुत ज्यादा है, बहरा रूम के साहिल उनके, और एक तरफ रेड सी और सुएज कैनाल, ठीक है। और फिर मिस्र के इश्यूज भी बहुत सारे हैं, एक तरफ उनका लिबिया है, एक तरफ सूडान है, दोनों में खाना जंगी है, और तीसरी तरफ गजा है। तो मिस्र भी बहुत सारे चैलेंजेस, और मिस्र जो है वो टेक्नोलॉजी खरीद रहा है चाइना से। हेडलाइंस देखिए, प्रीमियर लीग कॉल्स ऑन चाइना इजिप्ट टू डीपन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड इंटरेस्ट, और इजिप्ट और ईरान भी करीब आ रहे हैं। चाइना इजिप्ट शुड डीपन स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन फॉर शेयर्ड इंटरेस्ट, चाइनीज प्रीमियर। और टर्की का मीडिया, आर्म्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना एंड इजिप्ट ड्रॉ क्लोजर देन एवर। तारीख में सबसे क्लोज तरीन ताल्लुकात इस वक्त कायम हो गए हैं चाइना और इजिप्ट के। चाइनीज प्रीमियर रेयर विजिट, बहुत ही रेयर विजिट है इजिप्ट का, और ये कैसे टाइम के ऊपर हो रहा है? कंट्रीज बूस्ट पार्टनरशिप, जब तमाम मुल्क आपस में ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं और पार्टनरशिप्स बढ़ा रहे हैं अक्रॉस डिफेंस, ट्रेड, टेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप नोट करें, डिफेंस, ट्रेड, टेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम मुल्क जो वो पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं, यानी इस तमाम डायमेंशंस के अंदर इनके ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। इजिप्ट चाइना कोऑपरेशन अ विन विन फॉर शेयर्ड ग्रोथ, सेज इजिप्ट एक्स प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये बात हो गई, यानी ये वाजे है अब अमेरिका को फैसला करना है, ट्रंप इंतजामिया को फैसला करना है। वो अपने मुल्क में भी आइसोलेट हो रहे हैं और दुनिया में भी वो आइसोलेट हो रहे हैं। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो सऊदी अरेबिया पहुंच गए हैं और फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है। यहां पर ट्रंप और नेतन्याहू का प्रोजेक्ट यही था कि इनको आपस में लड़वाना है, और वो तो नहीं लड़ रहे हैं। अरब चीफ बिन फरहान डिस्कस रीजनल डेवलपमेंट्स एंड बायलैटरल टाइज, और यहां भी पीछे कौन है? चाइना। दोनों के में सालिस अभी तक कौन है? चाइना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, एक चीज भी ट्रंप इंतजामिया की मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही है, सब उनके मिस एडवेंचर हुआ है, और वो सिर्फ समझते हैं कि गजा में बच्चों को मारकर दुनिया में उनका तसल्लुत कायम हो जाएगा। ठीक है ना, ये खुद ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ गालियां भी बोल चुका है, उसके खिलाफ वीडियो भी शेयर कर चुका है कि अमेरिका का बेड़ा गर्क नेतन्याहू ने किया है, जो इतनी जंगें इसने छड़ी हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ है, ये खुद ट्रंप वीडियो शेयर कर चुका है। और इसकी कैंपेन का सबसे बड़ा हिस्सा इस बात के ऊपर था कि मिडिल ईस्ट में जंग नहीं छेड़नी, और आकर सबसे पहली जंग उसने मिडिल ईस्ट में छेड़ी है। तो रियलिटी तो वही है जो ट्रंप कैंपेन में बात कर रहा था, अब रियलिटी तो नहीं बदल रही है। और फिर आप देखिए, तेहरान एक्यूजेस इजराइल ऑफ डिरेलिंग यूएस टॉक्स, वार्न्स ऑफ वाइडर वॉर। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर मामला यहां पर हल ना हुए तो फिर एक बड़ी जंग जो छिड़ सकती है। तो अगले 72 घंटे काफी इंपॉर्टेंट है। सीज फायर पता नहीं होगा नहीं होगा, दबाव बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता दूं, ट्रंप को फैसला करना है, ये जंग ये जारी है तो इसको सूट नहीं करती। अब बहरहाल अगर वो डूबती कश्ती में सवार होगा तो एक बात तय है, इसराइल इसमें से फाते होकर कभी नहीं निकलेगा। बच्चों को मारकर लाखों लोगों को मार दिया और जख्मी कर दिया है, ऐसे ही ये इस रीजन में रहेंगे तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। ठीक है ना, तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपकी साथ शेयर की। आपने राय सुरगा करें, इजाजत, अल्लाह हाफिज।